हम लोग इसके पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड है व्यतिकरण, इससे ही रिलेटेड रहेगा आपका विवर्तन, ध्रुवण। ये सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है। अगर आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत नहीं समझ में आया तो फिर व्यतिकरण समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर व्यतिकरण नहीं समझ में आया तो तुम्हें विवर्तन समझने में दिक्कत होगी। अगर आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अच्छी तरीके से आ रहा है तो आपको व्यतिकरण समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब तक तुम्हारा न्यूटन था तो न्यूटन का मानना था कि प्रत्येक प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में चलता है, ठीक है। का उसका एक अपना उन्होंने सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं कणिका सिद्धांत। उन्होंने ये बोला कि भाई जो प्रकाश है ना वो कण के रूप में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रत्येक कण का क्या होता है, वो प्रत्येक रंग के कण क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ये उन्होंने कंडीशन दी है। फिर उनकी थ्योरी क्या हो गई, धीरे से फेल हो गई। जब वो फेल हुई तो हाइगेंस आए, तो हाइगेंस ने ये बोला कि जो प्रकाश है ना वो तरंगों के रूप में चलता है। तो उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैच कर रही थी। उससे क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा हम लोग रिलेट किए। देखो तरंग तरंग क्या है, अगर हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखते हैं तो वो ये बोल रहा है कि अगर पॉइंट सोर्स है तो ऐसे करके तरंगे चलती है ना। यस, इस कंडीशन में अगर प्रकाश की तरंगे कैसी आ रही हैं, अगर अनंत से आ रही हैं तो उन पे जो तरंग बनने वाली है वो ये कंडीशन पे बनेगी, समतल बनेगी। उनका ये मानना था। अब इसी से बिल्कुल रिलेट करके बोल दिया है यंग्स के द्विस्लिट ने। उन्होंने इसके बारे में, व्यतिकरण के बारे में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया। तो व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण होता ये है कि अगर दो तरंगे क्या हो, एक ही माध्यम में चल रहे हो, एक ही आयाम हो, एक ही तीव्रता, ठीक है, और जो प्रकाश यूज करना हो वो कैसा हो, एक वर्णीय प्रकाश हो, मतलब एक ही रंग का प्रकाश हो, तो वो कैसे बनाते हैं, वो फ्रिंजेस बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक पट्टी नामा बनाते हैं ऐसे करके। दीप्त अदीप्त ऐसे करके। ये बन क्यों रहा है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। एक पट्टी लें तो ऐसे करके दीप्त अदीप्त बनते चले जाते हैं। कहीं डार्क बन रहा, कभी ऐसे करके खूब तेजी से लाइट आ जाती है, फिर डार्क हो जाता है, फिर लाइट आती है, तो ऐसे करके आपके फ्रिंजेस का निर्माण होता था। अब ये हुआ क्या, अगर हम क्या करते हैं कि तरंगों को चलाते हैं तो दो तरीके से तरंगे चल सकती हैं। एक तो ऐसे करके यू कंडीशन पे चले, ठीक है। अब मान लो एक तरंग इधर से आ रही है, तो अब एक तरंग ये आ रही है, एक तरंग ये आ रही है, तो ये इस पॉइंट पे क्या करेगी, ये इस पॉइंट पे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विनाश करेंगे ना। अगर एक दूसरे को विनाश कर रही है तो ये कैसी बना देंगे, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसी हो गई, कंडीशन यहाँ पे देखो, दोनों जाके साथ में क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि तरंगे दोनों हैं, अगर इनकी तीव्रताओं में फर्क हो जाए, ठीक है, या तो किसमें, इनके पथों में क्या हो जाए, अंतर हो जाए। देखो अगर क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, साथ में ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इधर से या इधर से, जैसे दो सांप होते हैं, यूं यूं चलते हैं ना, अगर साथ में चले तो क्या हो जाएंगे, अगर साथ में एक दूसरे के ऊपर चले तो क्या, संपोषी। मान लो इधर से एक सांप आया, एक इधर से आया, दोनों आपस में लड़ गए, तो क्या हो जाएंगे, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। जहाँ पर संपोषी, मान लो कि अगर दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो संपोषी होगा। अगर संपोषी होगा तो क्या होगा, वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगा। जैसे इस जगह दोनों क्या हुए, साथ में चले ऊपर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीप्त फ्रिंज बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज बन जाएगा, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों अधिकतम पे होना चाहिए, मैक्सिमम पे कंडीशन होना चाहिए। अदीप्त पे क्या होना चाहिए,
दोनों न्यूनतम पे होना चाहिए। और अच्छा बताओ, इनके दोनों में देखोगे, दोनों तरंगों में कुछ ना कहीं डिफरेंस हुआ होगा ना। जैसे इसमें देखो, यहाँ से ये चला, यहाँ पर पहुंचा था। इसमें क्या, ये गया, ये गया, ये गया, इसने ज़्यादा पथ कवर किया है। अगर पथ में अंतर होगा, और पथ किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो फिर क्या होगा, वह पथ में जो अंतर आएगा वही तुम्हें दीप्त और अदीप्त का जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्लियर करेगा। ठीक है, इसको पथांतर को हम, इसको पथ में जो अंतर आता है इसको हम बोलते हैं, जो इतना बड़ा उसने क्या किया, जो इतना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम बोलते हैं पथांतर। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, 2 सुरंग हैं, 2 गर्त हैं। इसमें क्या है, 1 2 3, 2 सुरंग हैं, 1 गर्त है। तो अंतर तो है ना, पथ में तो अंतर है। पथ में अंतर होने की वजह से ही क्या हो रहा है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी इक्वेशन क्या होती है। अब इतना समझ में आ गया कि पथ में अंतर रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि 2 तरंगे ले लिए, 2 सोर्स ले लिए, एक को ले लिया S1, एक को ले लिया S2। इससे ये तरंग चल रही है, एक P पॉइंट है, P पॉइंट तक पहुंचाना है, और दूसरी तरंग यहाँ से चल रही है, यहाँ पहुंच रही है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये S1 है, इसमें मैं मानता हूँ इसका जो इक्वेशन है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, कितना डिस्टेंस, कितना विस्थापन कर रहा है, x1 कर रहा है। ठीक है, अब इसका देखूं y2 जो चल रहा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ये x2 विस्थापन करती है। देखो ये क्या है, तुम्हारा कोणीय आवृत्ति है, ये क्या है, समय है, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और ये क्या है, विस्थापन है। ठीक है, ओमेगा जान लो, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। इसका जो फार्मूला होगा वो 2πf होगा। ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। अभी मैंने लिखवाया जो समान होनी चाहिए। दूसरा क्या है, टी क्या है, समय। के क्या है, तरंग दैर्ध्य है। इसको हम लिखते हैं 2π/λ। ठीक है, x क्या है, विस्थापन है, तरंग द्वारा विस्थापन। अब जाहिर सी बात है ये y1 और y2 यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब जब ये y यहाँ पर पहुंचेगा, अगर यहाँ पर विस्थापन वर्ड आ रहा तो जाहिर सी बात है कैसी होंगी, सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, एक निश्चित दिशा में चलती है। तो ये जो y है, या तो ये क्या बनाएगा, या तो आपके पास बना देगा कि ये कैसी है, संपोषी है, या तो क्या बना देगा, विनाशी है। तो ये क्या करेगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ये किसका रूल है, ये बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जितने भी फोर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको प्लस कर दो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना, ऐसा होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि इसको स्किप करके आगे चलते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, यहाँ तक समझ में, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे व्यतिकरण समीकरण की, किसकी, व्यतिकरण की फाइनल समीकरण की, वो हम बाद के ही डिसाइड करेंगे जब हमारे पास डेल्टा x निकल आएगा। ठीक है, कि कितना फाइनल समीकरण है व्यतिकरण का। अभी हम इतना ही लिखेंगे, आप इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके पथ में अंतर कितना है। ठीक है, और कलांतर वगैरह कितना है, ये सब। देखो यहाँ पर A1 और A2 क्या है, आयाम। A क्या है, आयाम। आयाम क्या होता है ये जान लो, ये तरंग चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, आयाम।
अब ये ऐसे करके चल रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आयाम आएगा, एक रिजल्टेंट आयाम आएगा। ठीक है, सांप को चलते हुए देखो पानी में। हाँ, तो पूरा ये मान लो कि व्यतिकरण बना रहा है वो। ठीक है, कभी दो सांप हो एक ही साथ चल रहे हो, तो ये क्या है, ये तुम्हारा ए है। अब इस आयाम को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास दो तरंगे हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी वाली, ये इसका पाथ कितना है, छोटा है, इसको नीचे ले लो। समांतर चतुर्भुज का नियम आता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम ऐसे होता है, अगर किसी एंगल पे दो क्या है सदिश राशियां, मान लो ए है ये बी है, और इनका परिणाम ही निकालना, इनका योग है, तो ये होता है आर। तो आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। सेम कंडीशन यहाँ पर, यहाँ पर क्या है a1, एक बड़ा वेक्टर है आपके पास कितना a2, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे है 5। ठीक है, अभी हम फाई के बारे में डिस्कस करेंगे, फाई क्या है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फाई को कलांतर, जो इनके कला में क्या है अंतर आएगा उसे हम कलांतर बोलते हैं। जो इनका a1 a2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा AR, और वो किसी एंगल से आएगा, मान लो थीटा एंगल से आया, क्या है AR। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा त्रिभुज रूज लगा के कोई मतलब है नहीं, cos थीटा sin थीटा यूज़ करें, हमें पता है जब फार्मूला, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जो AR आने वाला है AR स्क्वायर बराबर वो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, फाई एंगल था, ये आपका टोटल आयाम आ जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब ये फाई के बारे में डिस्कस करें कि पहले थीटा के बारे में, क्योंकि थीटा निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन बनेगी तो उसमें थीटा मान रखना पड़ेगा आपको। तो हम क्या बात करें थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे होता है मेरे ख्याल से आधार। ठीक है, तो आपका लंब आएगा A2 sin 5 अपान में A1 माइनस A2 cos 5। सारा कुछ 11 का चीज़ चल रहा है। यहाँ से क्या निकालेंगे आप थीटा, ये वाला थीटा जो तुम्हारा रिजल्टेंट आयाम आया है। ठीक है, किसी एंगल से ही तो आया है, क्योंकि ये दोनों आयामों के बीच में जो एंगल बन रहा था, जो कलांतर था वो कितना था 5 था, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन आई वो थीटा आई। इस हिसाब से व्यतिकरण की जो फाइनल इक्वेशन आएगी, व्यतिकरण का समीकरण जो बनेगा जो फाइनल, वो हो जाएगा YR बराबर AR साइन ओमेगा t प्लस KX प्लस थीटा। जब ये इक्वेशन बनेगी, ये जब ये YR बनाएगा तो कितना बनाएगा AR साइन ओमेगा t प्लस KX प्लस थीटा, ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा। अब ये डिसाइड करेगा कि समकोशी बनेगा या विनाशी बनेगा। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, आयाम पे डिपेंड कर रहा है, कोणीय आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन हाँ, कोणीय आवृत्ति किस पे डिपेंड कर रही है, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी। उसने क्लियरली बोल रखा है कि जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, सेम होनी चाहिए। ठीक है, KX ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो x डिस्टेंस है, जो इसका कवर करने का जो विस्थापन की दूरी है, यही डिसाइड करेगी ये क्या समकोशी बनेगा या विनाशी बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम फाई के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो देखो, अब हम इसके बाद फाई के बारे में बात करेंगे। फाई क्या है, कलांतर है। जो इनके कला में जो अंतर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। देखो ये शॉर्टकट मेथड है, नहीं तो अगर हम इसका अगर डेरिवेशन पे निकलेंगे ना, ये सब निकालने के चक्कर में AR क्या है, I क्या है, तो 2-3 पेज लग जाता है। उस चक्कर में जो रियल में जो सीखना है वो नहीं सीख पाओगे, वो सब चला जाएगा आपके यहाँ से। तो हम क्या बात करेंगे फाई, इसको हम बोलते हैं कलांतर, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस हो कैसे रहा, समझो मेरी बात।
इसको, ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी तरंग, ये ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कम दूरी तय कर रहा है। अब जो इनकी दूरी में जो डिफरेंस होगा यही क्या कह रहेगा, कलांतर कह रहा है। ठीक है, अब मान लो ये कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ये माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इसका वो हटाओ, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से के एक्स टू माइनस के एक्स वन, ये क्या हुआ, के बाहर लिया तो एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फाई चल रहा है। अब ये जो चल रहा है ना, ये इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स। ठीक है, अब डेल्टा एक्स क्या है, जो पथ में अंतर था ना वो वही है तुम्हारा, ये क्या है, पथांतर है। ठीक है, जो पथ में अंतर हुआ यही क्या कहलाए, पथांतर। ये क्या है, ये आपको पता है तरंग दैर्ध्य है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ये क्या है, कलांतर है। कलांतर आया क्यों, ये पथांतर की वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आई। और यही सब कुछ, ये डेल्टा एक्स जो है ना, यही डिसाइड करता है कि समपोषी बनेगा या विनाशी बनेगा। ठीक है, अगर सुनो मेरी बात, कहीं पे ऐसा हो जाए जो ओमेगा टी है, ये क्या है, ओमेगा क्या है आपका, कोणीय आवृत्ति। अगर कोणीय आवृत्ति क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए ना, जैसे मैं अभी लिखवाया हूँ कि क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर आवृत्ति क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, मतलब कि आवृत्ति अलग अलग हो जाए, कंडीशन ये बन जाए। हमें पढ़ना तो ये है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा आवृत्ति अलग अलग हो जाए, आवृत्ति पहले वाले की मान लेता हूँ ओमेगा वन है, दूसरे वाले क्या मान लूँ, ओमेगा टू है, तब देखो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वन टी प्लस के एक्स, ओमेगा टू है ना, टू के एक्स टू माइनस ओमेगा वन टी माइनस के एक्स वन। यहाँ से अगर तुम ये अब कटेंगे नहीं, ओमेगा से ओमेगा कटेगा नहीं, यहाँ पर जो आने वाला है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो आपके पास आ जाएगा के प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस कॉमन करोगे एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म तो ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये वाला टर्म किस पे डिपेंड करने लगा है, टी पे, टाइम पे। अगर ये टाइम पे डिपेंड करेगा तो फिर जहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है, क्या बन रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है, तो इसी जगह पास क्या बनेगा, अदीप्त फ्रिंज बनेगा। समझ रहे हो, अभी क्या हो रहा है, डिस्टेंस पहले दीप्त बना तो अगला क्या बनेगा, अदीप्त बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हो रही है कि अगर तुम्हारी आवृत्ति चेंज हो गई, मतलब कि एक सेकंड में ये क्या कर रहा है, बार बार डिम लाइट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आवृत्ति उसकी चेंज हो रही है, अगर आवृत्ति चेंज होगी तो फिर उसी जगह पर दीप्त और उसी जगह पर क्या बनने लगेगा, अदीप्त बनने लगेगा। और हमें कैसा व्यतिकरण चाहिए, एक जगह पर दीप्त, अगली जगह पर कैसे चाहिए, अदीप्त। तो हम ये नहीं कर सकते, उसने बिल्कुल क्लियरली बोल रखा है कि आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति चेंज मतलब व्यतिकरण भी चेंज है। ठीक है, तो आवृत्ति कैन नॉट बी चेंज, तो हमारा जो आवृत्ति है ओमेगा 2 पाई एफ, दोनों तरंगों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो कलांतर हो गया, कलांतर के थ्रू हम तरंग दैर्ध्य और पथांतर के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे हम इसमें प्रकाश कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, हम प्रकाश करेंगे एकवर्णीय प्रकाश, जो एक ही कलर का प्रकाश हो उसका यूज करेंगे। और सोर्स कैसा होना चाहिए, जो स्रोत यूज करेंगे वो कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, जिसका आवृत्ति क्या हो, समान हो। आवृत्ति बोले तो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ये जो है ना एफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या होनी चाहिए, दोनों तरंगों की समान होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में कितना ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ, ये बोले तो कभी वो देखिए, वो साउंड, जैसे तुम
गाना वाना सुनते हो? गाना वाना सुनने में कभी देखते हो कि ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है, ठीक है, ऊपर नीचे। ओके।